बेटा इस वीडियो में हमने जो है वेक्टर एनालिसिस पर एक मेमोरी मैप डिजाइन किया हुआ है फॉर नीट एंड जेई। ठीक है ना। यहाँ पर हमें पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों में डिफरेंसेस आप समझ भी रहे हो, जानते भी हो, इसमें डिस्कस नहीं करना है। जो इसकी मेन पॉइंट है जो जो जेई और नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और कॉन्सेप्ट हमारा लिमिटेड होगा, लिमिटेड फॉर्मूले होंगे, और जो मैक्सिमम वो सारे के सारे फॉर्मूले जो नीट और जेई में पूछे गए हैं उनका एप्लीकेशन दिया गया है, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हम वेक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, स्केलर कौन कौन सी होती हैं। आपको पता है कि वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें उन्हें वेक्टर कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्केलर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप जानते हो, बट बेसिक प्रॉपर्टी पे आते हैं जहाँ से प्रॉब्लम निकलते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान से कि पहली प्रॉपर्टी हमने पहले क्या कहा कि भाई देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो जस्ट अपोजिट है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। आई थिंक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है को प्लेनर वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है या कोई 3D पिक्चर में कोई आपके पास बॉडी है, तो दो वेक्टर आप कब होंगे को प्लेनर, जब एक ही प्लेन में लाई करें। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, देखो ये पूरे पूरे क्यूब की ये ऊपर की एक प्लेन है, इसी प्लेन में दो वेक्टर ए और बी है, इनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दोनों वेक्टर को बोलेंगे आपस में ये क्या है, कोप्लेनर है। ये भी आपस में क्या है, कोप्लेनर है। तो आई थिंक इस बात को समझ गए कि दो वेक्टर अगर किसी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है बेटा जी। अब आगे आपकी बात आ गई कोलीनियर वेक्टर, है ना। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है, अगर क्या है, पैरेलल है, तो वो तो हो जाएंगे कोलीनियर, वो तो हो गए पैरेलल वेक्टर हो गए। लेकिन कोलीनियर का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब मान लीजिए एक वेक्टर आपका ए है, दूसरा आपका बी है, दोनों आपस में पैरेलल में है, एक का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, एक का कम है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, कोलीनियर। डायरेक्शन इनकी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो चलेगा। तो जब इनको हम आपस में रिलेट करेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी आ जाएगा। लैम्डा क्या है, कोई एक कांस्टेंट है जो कि बी से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर ए दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है वेक्टर बी से, तो बी के मैग्नीट्यूड में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। ठीक है बेटा जी। अब जो मेन टॉपिक आपका है ये कि एडिशन ऑफ वेक्टर हम कितने तरीके से करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता है, तो हमें एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आपस में सेम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे हम एडिशन करेंगे वैसे क्या है, एक वेक्टर को अपोजिट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो एडिशन से ही आपका सब्ट्रैक्शन निकल के चला आएगा। और जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, हम जो दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से लॉ है, किस रूल के हिसाब से हम उनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहला आपका आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में क्या है, मान लीजिए आपका वेक्टर ये है, दूसरा कोई वेक्टर बी है, इनको ए और बी को अगर हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए ड्रॉ कर देंगे, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिला देंगे। ठीक है ना। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है। अब पहले वेक्टर का जो टेल है और दूसरे का हेड जब मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ जाएगा वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या होगा, ए और बी का सम होगा। तो वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसे बोल रहे हैं ट्रायंगल लॉ। क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगल लॉ कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे का टेल मिलाने के बाद पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड जब मिलाएंगे तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब आपका आ गया पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है, इसी का ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ दो वेक्टर थे, यहाँ पर क्या होंगे, मान लीजिए एक वेक्टर आपका ये ऐसे है, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है। ठीक है ना। तो पहला वेक्टर ए हो गया, दूसरा आपका बी हो गया, फिर तीसरा आपका ये क्या है, ये आपका सी हो गया। बहुत सारे वेक्टर आ रहे हैं, आपका क्या हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, 1 2 3, यहाँ पर 4 वेक्टर हैं। इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इनको हम पॉलीगन लॉ से
सॉल्व करेंगे। पॉलीगॉन लॉ ये कहता है कि पहला वेक्टर ड्रॉ कर लो, फिर दूसरे के टेल को पहले के हेड से मिलाओ, फिर तीसरे को दूसरे वाले के हेड से और तीसरे वाले के टेल से मिलाओ, मिला करके इसे ड्रॉ कर लो। जब आपने इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया सारे वेक्टर्स को डायरेक्शन के साथ, फिर आप लास्ट में क्या करो, सबसे जो पहला वेक्टर है वो वेक्टर लो, हमने ये लिया, और सबसे लास्ट वाला वेक्टर है पहले वेक्टर का टेल और सबसे लास्ट वाले का हेड आप मिला दो इस तरीके से ऐसे। तो ये वास्तव में जो मिलेगा आपका ये रिजल्टेंट मिलेगा, और ये जो रिजल्टेंट है ये सबका सम होगा, इसे बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ। तो आपने कहा वेक्टर आर जो हमारा आ जाएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी, इसे बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ। ठीक है बेटा जी। ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ ये बहुत ही कम यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है पैरेललोग्राम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल आपको बनने वाले हैं। ठीक है ना जी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बेटा जो हमारा पैरेललोग्राम है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है तो उसको ए हम ड्रॉ करते हैं, तो ए के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को ही मिलाएंगे। ठीक है ना। तो पहले का टेल और दूसरे का टेल दोनों मिलाने के बाद वेक्टर ये हुआ, ये आपका वेक्टर बी हुआ। ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ में ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ट्रायंगल लॉ का जो है एक कन्वर्टेड फॉर्म ही क्या आपका है, ये पैरेललोग्राम, मतलब इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ही आप कह लेंगे पैरेललोग्राम ही है। ठीक है ना बेटा जी। तो हम पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू भी क्या है प्रॉपर तरीके से दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। तो आपने कहा ये वेक्टर हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। अब पैरेललोग्राम हम जब लगाते हैं तो दोनों वेक्टर के टेल को आपस में मिलाते हैं बिल्कुल डायरेक्शन के साथ, और मान लो कितना एंगल दिया, इसमें थीटा दिया हुआ है। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या है, अब इन दोनों को रेफरेंस लेके बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। तो आपने कहा सर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ये यहाँ इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर दिया हमने, और दूसरा हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे इसके पैरेलल। अब हमने क्या किया, अब हमने किया कि अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसको हमने यहाँ से ड्रॉ किया ऐसे, ये आपका बन गया रिजल्टेंट आर। ये जो आर है, ये जो डायगोनल है ना, ये दोनों वेक्टर का जो डायगोनल है ये वास्तव में ए प्लस बी का सम है। ठीक है बेटा जी। और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है ना। तो अगर मान लो हम आर की बात करें, व्हाट इज द आर, कहोगे सर आर यहाँ पर होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ना, ये तो कर दिया आपने। फिर अगर आर के मैग्नीट्यूड की बात करें कि व्हाट इज द क्योंकि वेक्टर आर है ना ये, इसमें डायरेक्शन भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बना कि जो रिजल्टेंट बना वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड बना, ये मैग्नीट्यूड ना आपका ये कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल कॉस थीटा। याद रखना ये एंगल आपका कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये मेन फार्मूला आपका ये हो गया कि दो वेक्टर का अगर सम निकालना हो और दोनों के बीच का अगर आपको एंगल पता हो तो आप इस फार्मूले से रख करके उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आ गई, कोई बच्चा पूछा कि जो आपने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया हुआ है ये तो इसका आपने निकाला मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन के लिए क्या है, देखते हैं कि ये जो वेक्टर है वेक्टर ए से या तो वेक्टर बी से क्या एंगल बना रहा है। मान लो अगर ये जो एंगल बना है ये वाला एंगल, इसको मान लिया हमने कि ये फाई है। फाई इज़ व्हाट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल। यही फाई क्या बताएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है बेटा जी। और यहाँ से जो फाई निकल के आता है, तो यहाँ से जो tan फाई निकल के आता है वो क्या आता है, tan फाई इज इक्वल टू बी अपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका tan फाई हो जाएगा। और tan फाई निकल गया तो फाई भी निकाल सकते हो, और फाई निकलते ही क्या है, आर की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। याद रखना फाई क्या है और थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड फाई इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या फाई इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ से देख लो आप लोग कि अगर ए और बी के बीच का एंगल चेंज होगा तो आर की वैल्यू चेंज होगी, है कि नहीं बेटा जी। तो आपसे मैं पूछूं अगर कि बताओ आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब बी ए के अलॉन्ग आ जाए, मतलब बी पूरा का पूरा ए को सपोर्ट करते। तो आर की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, उसको बोलेंगे आर मैक्स।
और ये क्या होगा सीधे, जब बी कहाँ आ जाएगा, सीधे ए के अलोंग आ जाएगा, तो बी और ए का दोनों का मैग्नीट्यूड सीधे ऐड होगा, ए प्लस हो जाएगा बी, ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ इस आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये बी जो है जस्ट अपोजिट हो जाए ए के, इधर की तरफ आ जाए, तो पूरे के पूरे ए में से बी को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो बताइए जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब क्या होगा, वो ए माइनस बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जस्ट अपोजिट हो जाए आपस में, है ना। तो मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी, और ये कब होगा, ये तब होगा जब थीटा क्या तुम्हारा होगा, 0 होगा, और ये कब होगा, जब थीटा तुम्हारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसके बीच में आपको आर यहाँ से निकालना होगा, ठीक है ना। थीटा 0 पर सीधे ए प्लस बी, थीटा 180 पर ए माइनस बी, और 0 और 180 के बीच का कोई एंगल है, सीधे लगाओ फार्मूला, थीटा रख के सॉल्व करो, रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगर कोई आपसे कहे कि बताइए ए और बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब अगर आपने ए माइनस बी की बात की तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, सब्सट्रैक्शन में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट, बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बस यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसे ये कब आएगा, जब आपका होगा सीधे वेक्टर ए माइनस क्या आएगा, वेक्टर बी वेक्टर आर, है ना। अगर ए माइनस ए में से बी को करते हो माइनस, तो आपका रिजल्टेंट ऊपर वाला आएगा, इसको पॉइंट आउट कर लेना, सिर्फ माइनस करना होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हो, ठीक है। अब बेटा हमारा जो थर्ड क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। हम वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो किसी भी वेक्टर को जब रिजॉल्व करना हो, ठीक है ना, या तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना हो, तो मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, तो आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, जेड भी आ सकता है, अभी हम 2 डायमेंशन ले रहे हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका वेक्टर है ए है। अब वेक्टर ए जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उस एक्सिस पर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा आएगा, और जो एक्स एक्सिस के होगा परपेंडिकुलर, उस पे आपका साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने थीटा यहाँ बना हुआ है, तो इस पर क्या आएगा, इसका कितना कंपोनेंट, इसका क्या मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसको रिजॉल्व करोगे, इस पर क्या आएगा, ए कॉस थीटा, क्या आएगा इस पर, ए कॉस थीटा, इस पर क्या आएगा, ए साइन थीटा, ठीक है ना। वेक्टर की बात आ गई। तो आपने कहा कि ये तो मैग्नीट्यूड आया, ये भी मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। अगर कहोगे सर ये कोई मान लीजिए नया वेक्टर आपका ये है, इधर क्या है, इधर आपका आई कैप है, इधर क्या आपका बोलो जे कैप है, तो इधर ये जो कंपोनेंट है, ये किसका कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है, किस एक्सिस पर, ए एक्सिस पर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए हमारा ऐसे है, और मैंने आपको एक्सिस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इसको मान लिया हमने y है, इसको मान लिया हमने x है, ये एंगल बोल लिया हमने थीटा है। अब बताओ इस a का कंपोनेंट y के अलॉन्ग कितना आएगा, होगा सर आएगा, क्योंकि थीटा बना है y के साथ, ये आएगा a कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, a साइन थीटा। इस बात का याद रखो कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है उस पर कॉस आता है, और जिस उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन आएगा। बस आप इतना ही याद करो तो आप वेक्टर को रिजॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है बेटा जी। अब बेटा हम यहाँ पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब सीधे हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, कुछ प्रॉपर्टी देख ली हमने, और प्रॉब्लम करते वक्त बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर्स का हम डॉट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है, वो वेक्टर नहीं आता है। तो अगर हम फार्मूला क्या है, अगर ए और बी दो हमारे पास वेक्टर, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई किया इंटू कॉस थीटा। ये वेक्टर आपका ये से ए बना हुआ है ये, और ये क्या बना आपका बोलो, ये बना आपका बी बना हुआ है वेक्टर, और क्या एंगल लिया हमने, थीटा लिया, तो ये बनेगा आपका सीधे ए बी कॉस थीटा। और ये क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना, कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हम इसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर 2 वेक्टर सेम है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो डायरेक्ट उनका स्क्वायर हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट आपका सीधे स्केलर ही आना है, तो इसको सीधे आप कर सकते हो। तो ये कुछ फार्मूले थे जिनको आपको याद रखना है। एप्लीकेशन क्या है,
बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर अगर हमको दिए गए हैं तो हम दोनों के बीच के एंगल को भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम दोनों के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर का डॉट क्या होगा, जीरो हो गया, तो पक्का है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसकी हेल्प से हम क्या है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो वेक्टर के बीच का क्या है एंगल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी तो हम निकाल सकते हैं, दोनों का डॉट करके अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड करके सॉल्व करेंगे, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिलेगा तो थीटा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से हम क्या है दो वेक्टर के बीच का क्या है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर के बीच का हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर्स, फाइंड द प्रोजेक्शन वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर आपका ए है, ये कोई वेक्टर आपका बी है, तो ए का कितना प्रोजेक्शन आएगा कि बी पर, ठीक है ना। ए का प्रोजेक्शन कितना बी पे आएगा, तो आपका ये है ना ए, इसका जो ए का कंपोनेंट इस पर आएगा, कितना एंगल बना रहा थीटा, ये कॉस थीटा आएगा, है कि बेटा जी, क्या आएगा ये कॉस थीटा आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि ए का कितना कंपोनेंट आया, ए कॉस थीटा। तो आपको पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी निकालो अपान जो है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको रिजल्टेंट आएगा ए कॉस थीटा जो है, यही तो आपका है क्या, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ए कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे आपको और समझ में आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है बेटा जी। ये कॉन्सेप्ट आपका है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, दो वेक्टर का डॉट लेना मैंने सिखा दिया आपको, और दो वेक्टर का आप क्रॉस लेना सिखाएंगे। क्रॉस बिल्कुल अलग तरीके से है, तो ए और बी का जब हम दो वेक्टर हमारे पास है, एक ए है और एक बी है ना, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ए और बी का हम क्रॉस लेते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा, तो पक्का है कि उसका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्रॉस में हमेशा जो रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो आपने कहा ए क्रॉस बी किया तो हमें सी मिलेगा, सी क्या मिलेगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और एन कैप क्या है, एन कैप डायरेक्शन ऑफ सी है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो आप, तो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे हम, अपने 4 फिंगर को रोटेट करेंगे ए से बी, किया रोटेट, आपका जो 4 फिंगर है उसको हम ए से बी रोटेट करेंगे, थंब आपका ऊपर जाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आने वाला बेटा जी, वो ऊपर की तरफ आने वाला है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे क्रॉस कर सकते हो, ये ऊपर की तरफ आने वाला है, यानी वेक्टर सी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। उस वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या माना हमने है, एन कैप माना हुआ है। तो इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। और अगर आपको वेक्टर ए जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया गया है, तो आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाते हो ऐसे, है ना, आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हो, मल्टीप्लाई क्रॉस करते हो, सब सिखाया गया आपको है, प्रॉब्लम आने पे हम बताएंगे आपको, ठीक है बेटा जी। तो वेक्टर सी इज क्या है, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाइज, मतलब ए और बी जिस प्लेन में है, देखो बोर्ड के प्लेन में है ना ये, और सी कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इसलिए क्या है, वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी की क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर होगा बेटा जी, ये मैंने पॉइंट आउट किया है। हाँ, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्रॉस वाले को, वरना डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और ए डॉट ए वहाँ पर ए डॉट ए वहाँ पर डॉट वाले केस में क्या हो रहा था, सीधे हो रहा था ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा जी, ए स्क्वायर हो रहा था, डॉट लेंगे तो हाँ ए स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पर अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो पक्का है जीरो आ जाएगा। मतलब दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस करेंगे तो पक्का है वो जीरो आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब हमें देखना है क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स वाई और जेड, एक्स के अलॉन्ग जो डायरेक्शन हम लेंगे उसको बोलेंगे आई कैप, वाई पे लेंगे जे कैप, और के पे लेंगे, जे पे लेंगे तो जेड पे लेंगे तो के कैप। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है और जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होता है। डायरेक्शन को ही करता है रिप्रेजेंट कौन, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताता है वो, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर, दीज मैग्नीट्यूड्स आर 1, ठीक है ना। अच्छा, दो यूनिट वेक्टर का अगर हम आपस में डॉट लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, सब 1 देगा,
सब क्या देगा बेटा, हमेशा 1 देगा। लेकिन अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं, आई कैप जे कैप करते हैं, तो हमेशा 0 देगा। याद रखना इस तरीके से। सिमिलर अगर वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स हैं, उनका डॉट हमेशा 1 आएगा, और अगर सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं, तो हमेशा क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो ये तो बात होगी किसकी, यूनिट वेक्टर की। अब देखिए क्रॉस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपका है तो क्रॉस में क्या होगा, आप एक सर्कल बनाओ, ये आपका क्लॉकवाइज आप इसको दिखाओ, यहाँ पर आई कैप जे कर और के कैप लिखो। आपको सीखा होगा, क्लास में आपने सिखाया भी होगा। तो आप कहोगे सर आई क्रॉस जे के कैप आएगा, जे क्रॉस के। अगर ये साइकिल को मेंटेन किया हुआ है, साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो हमेशा के कैप आई कैप जे कैप आपका पॉजिटिव आएगा। चाहे इधर से चलते ना, राइट से लेफ्ट, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, हमेशा पॉजिटिव देगा। हाँ, अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर बताओ के क्रॉस जे कितना होगा, तो के क्रॉस जे तो आई ही होगा, बट निगेटिव में होगा, क्योंकि आपने साइकिल को रिवर्स कर दिया। देखो आई क्रॉस के क्या होगा, जे के बराबर होगा बट निगेटिव होगा। के क्रॉस जे क्या होगा, आई के बराबर होगा बट निगेटिव होगा। और जे क्रॉस आई क्या होगा, के बराबर निगेटिव होगा। आई थिंक इस बात को समझ पा रहे हो आप कि दो वेक्टर का जब क्रॉस लेंगे तो वेक्टर ही मिलता है। क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। लेकिन कब मिलेगा पॉजिटिव, कब मिलेगा निगेटिव, इस बात को आप यहाँ हमने आपको समझा दिया। ठीक है बेटा जी। अब बेटा लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल के थ्रू ही इसको आप समझ पाओगे, बट इसमें जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आपका है जनरल रिलेटिव मोशन इन 1D मोशन। ठीक है ना। अब आपने 1 डायमेंशनल मोशन में एक स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, हो जाएगी प्लस, है ना। दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, एक आगे एक पीछे है। अगर एक पहला वाला दूसरे को देख रहा है, दूसरा वाला पहले को देख रहा है, तो उनके बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी माइनस। इस सब की स्टडी आपने किया है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन हम 1D डील करते हैं, वहाँ पर देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल हम प्लस और माइनस कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। वो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये इसके बाद आपका आएगा रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या है, स्विमर होता है, बोट लेता है, ठीक है ना। नदी में क्या करता है, वो बोट लेके चलता है, नदी का फ्लो की डायरेक्शन लेनी पड़ती है, स्विमर के बोट की डायरेक्शन लेनी पड़ती है, वहाँ से रिजल्टेंट निकाल करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में टाइम एक फैक्टर है जो कि कॉमन होता है। क्या होता है, टाइम क्या है, कॉमन फैक्टर होता है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम से भी बहुत सारी क्वेश्चन किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, और उसको मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। और इसमें जो थर्ड कॉन्सेप्ट आपका रेनफॉल प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि हम एक बाइकर है, बाइक लेके जा रहा है, रेन फॉल कर रही है, तो जब उसने बाइकर ने क्या है, जब वो रेन को देखता है कि रेन की वेलोसिटी क्या है, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है कि रेन की वेलोसिटी क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और ये थर्ड जो है, ये आपका है चेजिंग प्रॉब्लम। मतलब एक कार आगे जा रही है, दूसरी जा रही है पीछे से, उसको क्या कर चेज कर रही है। जैसे थीफ है, पुलिस कार है, थीफ कार है, तो पुलिस क्या है, थीफ को, चोर को दौड़ा रही है और उसको चेज कर रही है वो। तो क्या उसमें कितना उसकी डिस्टेंस का क्या कैलकुलेशन होगा, कैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। थीफ जब देखेगा क्या बोलते हैं पुलिसमैन को, तो उसको क्या लगेगा उसकी वेलोसिटी। तो इस तरीके से चेजिंग प्रॉब्लम पे कई बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है ना। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ये फोर्स लगा हुआ है एट किस पॉइंट पर, 2 0 -3, अबाउट द पॉइंट 2 -2 ठीक है ना, इज गिवन बाई, ये ऑप्शन दिए गए। तो इनको समझना बहुत जरूरी है कि फोर्स किस पॉइंट पे लगा हुआ है। फोर्स मान लो कोई पॉइंट आपने ये लिया, इस पॉइंट पे क्या है, 2 0 -3 लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है। और किसके अबाउट लगा हुआ है, अबाउट का मतलब क्या है कि जो पॉइंट फिक्स होगा जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा। तो अबाउट मतलब क्या है, मान लो कोई पॉइंट आपने यहाँ लिया 2 0 -3, है ना, ये आपका बनेगा आर, है ना। मान लो कोई लाइन है ये, और यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, तो ये रोटेट नहीं करेगा, तभी तो आर रोटेट करेगा, तभी टॉर्क डेवलप होगा ना, डेवलप होगा। तो एट किसे बोलते हैं और अबाउट किसे बोलते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद रखना आप लोग। तो एट पे फोर्स लगा हुआ है, अबाउट पे जहाँ से पॉइंट निकला हुआ इस तरीके से, तो ये रिजल्टेंट आपका आर होगा। आर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर जो आपका आर होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे माइनस करेंगे ना, करेंगे। तो आपको अगर 2 - 2 आपका आ जाएगा 0 आई कैप, है ना, आई कैप में लिखना होगा इसको। ये क्या होगा बोलो,
यह मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है ऐट वाले पे, ऐट वाले को रफ करना होगा। ऐट का पॉइंट ये दिया गया, क्या दिया गया, अच्छा 1 मिनट, ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेट में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आपको सही करूँ उसको। क्या है, ऐट पे जिससे फोर्स लगा है 2 0 कामा -3 है, फोर्स इस पे लगा हुआ है, और जिस पॉइंट के अबाउट क्या है 2 -2 है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ये आर कितना आएगा, दिस इज द आर क्या आएगा 2 -2, 0 आई कैप हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2 j कैप, और -3 -2 हो जाएगा ये प्लस -3 और +2 हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा -k कैप। ये आपका आ गया आर। और आपको एफ ऑलरेडी दिया गया है, एफ क्या दिया गया आपका, देखो ये दिया गया है 4i कैप प्लस 5j कैप और -6k कैप। और आपको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ, आर आपको पता है आई कैप जे कैप में, एफ भी आपको आई कैप जे कैप में पता हुआ है। तो आप क्या बनाओगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे, वहाँ से क्या है आर क्रॉस एफ फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है बेटा जी। बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले क्या करो कि आई पर बना लो प्लस, यहाँ बना लो माइनस, यहाँ बना लो प्लस, ये चीज़ पहले मेंटेन कर लो। फिर आप यहाँ लिखो आई कैप, आई कैप क्या है, आई तो प्लस में है तो आई कैप लिखा, इन ब्रैकेट लिखा, ठीक है ना। जब आई कैप को लिखना हो तो इसका जो वर्टिकल लाइन है इसको ब्लॉक करो और हॉरिजेंटल ऊपर वाला ब्लॉक करो, बिल्कुल ऐसे। इसको ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो क्या बचा, 2 बचा, -1 बचा, 5 बचा, -6 बचा, ठीक है बेटा जी। तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, स्मॉल आर बनाओगे तो ऐसे करते हैं, देखो ऐसे। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में, जो आएगा उसमें से माइनस करोगे 5 से, मल्टीप्लाई करोगे -1 में। देखो 2 6 जा आ जा, कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और 5 1 जा आ जाएगा -5, और माइनस करना है तो जो होगा तुम्हारा +5, ठीक है ना। इसके बाद जे पर क्या आएगा, जे पर पहले माइनस आ जाएगा, तो जो हमने लिख दिया माइनस इसको ऐसे। और जे का वर्टिकल लाइन ब्लॉक करो, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया और इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, तो क्या बचा, 0 बचा, 4 बचा, -1 बचा, 6 बचा, ये पूरा ब्लॉक हो चुका ना। तो क्या करोगे, -6 और इंटू 0, ये 0 कर देगा ये, और ये हो जाएगा 4, -1 -4 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ जाएगा +4, ठीक है ना। और अब प्लस के कर लो, प्लस के कर लिया तो के को वर्टिकल लाइन ब्लॉक करोगे, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक करोगे, ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो 5 0 0 और 4 2 जा 8 विथ माइनस साइन, ठीक है ना। अब ये सॉल्व करते कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ आ जाएगा -7 आई कैप, -4 जे कैप और -8 के कैप। ये आपका आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है बेटा जी। इसमें थोड़ा टाइम लगा आपको, और अगर आपको मुझे बताना था इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप बड़ी फास्ट करोगे इसको। आई थिंक मेरी बात समझ में आएगी, आपका टॉर्क कैसे निकालोगे। देखो बेटा कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार पूछा गया है। द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट a + b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a - b इन मैग्नीट्यूड। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बताइए a और b के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है ना। तो इनको बराबर कर दो फटाफट। a + b का क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a - b क्या होगा, a² + b² - 2ab cos थीटा। a² से ये कट जाएगा, इसे मत काट देना बेटा जी, ये प्लस में ये माइनस में है, इसको ट्रांसफ़र किया इधर। अच्छा ए बी से ए बी कट कर सकते हो, ए बी से ए बी कट सकता है, 2 से 2 भी कट सकता है, ये आ गया आपका प्लस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, इसको इधर लेके आए तो ये होगा तुम्हारा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, 90 डिग्री डायरेक्ट, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ऐसे दोनों को इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या गया, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट x एंड y आर 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड 6 7 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 13 मीटर 14 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है बेटा जी। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड इज, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे। अब आपको बताया कि v एवरेज क्या होता है, v एवरेज है ना, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम,
डेल्टा टी, ये ना था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी होती है। तो फाइनल पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे है, क्या है 13 मीटर एंड 14 मीटर। इसको रख लेते हैं। अब क्या होगा तुम्हारा v एवरेज, तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या है 13 मीटर है, तो जाएगा तुम्हारा 13 i कैप है ना, अब प्लस क्या होगा 14 j कैप। ये तो आपका हो गया xf हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया, माइनस इनिशियल क्या है, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे क्या है 2 i कैप माइनस 3 j कैप। ये आपका इनिशियल है, अपॉन टाइम कितना दिया है, टाइम आपका 5 माइनस 0 होगा ना, 5 माइनस 0 ये आपका 5 है। ये बीच वाले कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल एंड फाइनल पे बीच वाला कोई मतलब ही नहीं है। आपने ये कर दिया, इसको सॉल्व करना आप जानते हो। ये 13 है, ये आपका 2 है, माइनस होगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 i कैप, ये 14 है, ये आपका 3 है, तो तुम्हारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस 17 j कैप अपॉन आ जाएगा तुम्हारा 5, ये आ गया v एवरेज, ये आ गया ऐसे, ठीक है बेटा, ये आ गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। लेकिन आपसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो आप यहाँ से 9 i कैप आ गया, तो आप देख सकते हो। तो बेटा लेकिन यहाँ पर ये प्लस है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 i कैप प्लस 3 j कैप होगा ना, यहाँ पर माइनस थोड़ी दिया गया है, तो प्लस होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, और 11 यहाँ आ जाएगा 11 सॉरी है ना, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना v एवरेज इज इक्वल टू 1/5 9 i कैप प्लस 11 j कैप। आई थिंक ये आपका ऑप्शन आया, आंसर आया, तो ये वाला करेक्ट होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ से माइनस में 13 माइनस 2 यहाँ 11 होगा, सॉरी 13 माइनस 2 करोगे तो 11 आएगा ना, तो अब 11 बाहर निकाल लो, क्या करो बेटा 11 बाहर निकाल लो। तो अगर आपने वी एवरेज किया, वी एवरेज है ना, तो आपने क्या किया 11/5 आपने बाहर निकाला, तो आई कैप प्लस जे कैप आया, ये वाला ऑप्शन आपका सही हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल थी बात, फाइनल माइनस पोजीशन करके, फाइनल माइनस इनिशियल करके फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो ये अगला क्वेश्चन है कि 6 वेक्टर ए थ्रू एफ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई एफ सब बनाया गया है, तो क्या बी प्लस सी एफ के बराबर होगा। बी और सी, देखो बी यहाँ बना ऐसे है और सी ऐसे बनेगा, ठीक है ना, तो बी और ये बी है और ये सी है, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये एफ, तो ये एफ तो है नहीं उस तरीके से, यानी ये रॉन्ग है। दूसरे में आते हैं, क्या है डी प्लस सी, डी कहाँ पे है, ये आपका अप डाउन डी है, और ये क्या सी है, तो डी और सी क्या आएगा, डी ऐसे आ जाएगा, डी ऐसे आ जाएगा, और सी आपका ऐसे आ जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा इधर की तरफ, एफ जाएगा, तो एफ इधर भी नहीं, एफ तो इस साइड में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं डी प्लस ई में, डी प्लस ई करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका डी है, और ये क्या बनेगा बेटा, ये आपका ये ई बनेगा, और डी और ई का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और ये आएगा आपका एफ आएगा। ये देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है बेटा जी। और बी प्लस सी भी आपका गलत रॉन्ग होगा, यानी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये आपका करेक्ट है, जो कि डायरेक्शन इस तरीके से इंडिकेट दे रहा है, ई इस तरफ है, डी उस तरफ है, आपने रिजल्टेंट निकाला तो एफ की डायरेक्शन को आप फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। तो आई थिंक जो है डी प्लस ई ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब बेटा इसको देखो कि इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू, ये सीधे आपका 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा देखो, एक वेक्टर का मान लो ये है, ए है, और दूसरा मान लो आपका ये बी है ना, ये बी है, इनके बीच का एंगल आपका थीटा है। तो बताओ अगर बी क्रॉस ए निकालना आपको है, क्या निकालना है बेटा जी, आपको बी क्रॉस ए निकालना, मतलब बी क्रॉस ए ये निकालना है, बी क्रॉस ए। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो बी क्रॉस ए कहाँ जाएगा, तो बी पर रखोगे 4 फिंगर, ए की तरफ रोटेट करोगे, थंब जाएगा अंदर की तरफ, यानी ये जो आपका ये जो होगा आई थिंक क्रॉस होगा ना, क्रॉस इन्वर्ट होता ना, इन्वर्ट होगा ना क्रॉस। तो अब ये बी क्रॉस सी कहाँ चला गया, इन्वर्ट हो गया, बी क्रॉस सी इन्वर्ट हो गया, मतलब बिल्कुल अंदर चला गया। अब बताओ तो बी क्रॉस सी मतलब मान लो बी क्रॉस सी क्या है, सी वेक्टर के बराबर आया, तो सी वेक्टर कहाँ पर है, इनवर्ड है, और ये आपका ए है, तो सी और वेक्टर ए के बीच का डॉट कितना, सी और ए के बीच का एंगल कितना होगा,
सी तो इनवर्ड है और ए तो इसी प्लेन में राइट साइड में गया हुआ है, तो वेक्टर ए और सी क्या है, बी क्रॉस ए है ना, ए तो सी है ना आपका, ये वेक्टर सी है, सी इनवर्ड है और ए कहाँ पर है, राइट साइड में, तो सी और ए के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वेक्टर सी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और तब सी और ए का जब डॉट निकालेंगे तो जीरो आएगा। आपने देखा है ये पूरा का पूरा वेक्टर और ये पूरा का पूरा वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इनका जो डॉट आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। इन दोनों को बराबर कर दो, एक ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन मॉड है तो एन कैप आएगा नहीं, तो ए बी साइन थीटा कर दिया इसको, इज इक्वल टू ये आपका √3 है, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। ए बी से ए बी क्या है तुम्हारा कट गया, अब क्या आ गया तुम्हारा साइन थीटा अपॉन क्या आ गया बेटा, जिससे डायरेक्ट आ गया कॉस थीटा आ गया, ये आ गया √3, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका √3, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 आ गया। तो अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आगे बढ़ना होगा। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल थ्योरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल क्वेश्चन है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी बात। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, है ना। दो वेक्टर का सम जो है वो उन्हीं दोनों के डिफरेंस के बराबर के जो वेक्टर्स हैं, मतलब दो वेक्टर का सम मान लो ए है, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, है ना, और जो ए माइनस बी होगा ये ना, दो वेक्टर का सम एंड उन्हीं दो वेक्टर का डिफरेंस, इन दोनों का जो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होगा, जीरो के बराबर। क्या होगा बेटा जी, जीरो के बराबर होगा। तो जीरो के बराबर करके सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, है ना, सिंपल दो वेक्टर्स हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और जब बी से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। ठीक है ना, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, और सेम वेक्टर में क्या होगा डॉट में, वो जो कर देगा सीधे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू बी, यानी उनका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, तो आर इक्वल ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये आपका सही होगा। ठीक है बेटा जी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको रीड करके उसका आंसर देना। अब देखो बेटा जी, ये जो क्वेश्चन आपका है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, 2D पे डायरेक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ लिखेंगे। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये देखो क्या बोलते हैं कि आपको डायग्राम बनाया दिखाया है मैंने कि इधर आप ऊपर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो आपने कहा कि हमारे पास मान लो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ये पॉइंट ए है ना, शिप आपकी ये है, ये कहाँ मूव कर रही है, ये मूव कर रही है वेस्ट, कहाँ मूव, वेस्ट वर्ड चल रही है, विथ स्पीड क्या है 10 किलोमीटर, इधर मूव कर रही है ऐसे ऐसे, ये ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं टाइम लूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है। अच्छा, अब कह रहा है कि एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, एक शिप ये है, बी कहाँ पर है, बी मान लो आपने कहा कि बी यहाँ पर है, ये यहाँ पर बी है, साउथ में है, कहाँ से, ए से साउथ में, यहाँ पर यहाँ पर ये आपका बी पॉइंट है ना। कितना डिस्टेंस आपका 100 किलो, तो यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और ए मूव कर रहा है कहाँ पर, वेस्ट में, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है ना, कह रहा है कि मूविंग, अच्छा जो बी है, अच्छा साउथ है, तो शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थ वर्ड विथ स्पीड 10 किलोमीटर। ये क्या है, बी किधर मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर है ना, ये बी ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बी है ना शिप आपकी बी, ये कितना इसका स्पीड क्या दी गई है इसकी
इसकी स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, मतलब ये इधर मूव कर रहा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप बताइए वो टाइम जिस टाइम पर दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका सबसे कम हो जाए। तब ये 2D में है, अगर ये दोनों एक तरफ चलते हैं, एक ही डायरेक्शन चलते हैं, स्ट्रेट लाइन चलते तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते आप। लेकिन क्या करना होगा, अगर ऐसे मोशंस आते हैं कि एक जा रहा है राइट में, एक जा रहा है किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे में आपको बोलते हैं कि ये रिलेटिव इन 2 डायमेंशन हो गया। इसके लिए क्या करो, एक बंदे को फिक्स कर दो, एक ए और बी इन दोनों शिप में से किसी एक को फिक्स करो। फिक्स करने के बाद आप दूसरे को देखना शुरू करो। मान लीजिए हमने बी को फिक्स कर दिया, आप ए को भी फिक्स कर सकते हो। अगर बी को हमने फिक्स कर दिया तो इसकी वेलोसिटी 0 कर दिया हमने। अब ये बी जब ए को देखेगा तो क्या होगा, इसकी अपनी वेलोसिटी इसमें ऐड होगी, है ना बेटा जी। जब बी ए को देखेगा तो ये तो इसकी ये वाली जो वेलोसिटी तो ए के पास है ही। जब बी ने अपने आप को रोक दिया तो बी हो गया ऑब्जर्वर। अब बी को ए क्या दिखाई पड़ेगा, बी को ए कैसा दिखाई पड़ेगा, बी को ए के पास अगर बी भी चल रहा है और ए भी चल रहा है तब तो एक अलग बात है। जब आपने बी को रोक दिया तो बी को स्टॉप कर दिया तो बी की वेलोसिटी ए में ऐड होनी ही होनी है, क्योंकि आपने इसको ऐड कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो आपने कहा कि बी की वेलोसिटी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यही स्पीड किस में ऐड होगी, ए में, और जस्ट अपोजिट ऐड होगी ऐसे। कितना, 10 किलोमीटर पर आवर ऐड हो गई, क्योंकि आपने इसको रेस्ट में कर दिया। अब बताइए जब बी को आपने रेस्ट में मान लिया तो बी जब ए को देखेगा तो क्या ए जो है इस पर चलता दिखाई पड़ेगा, नहीं। क्या इस पे ए मूव करेगा, नहीं। बी को क्या दिखाई पड़ेगा कि ए के पास 2 वेलोसिटी है, एक तो 10 किलोमीटर पर आवर जो बी के रुकने की वजह से इसमें ऐड हुई है, और एक तो ए के पास पहले ही थी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ए होगा, ऐसे इस तरीके से जो ये होगा ऐसे। तो जो बी देखेगा किसको, ए को, तो जो है ए इस तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। और बी तो यहाँ रुका हुआ है। तो बताइए बी के लिए जो ए का मोशन है ये इस तरीके से हो गया। तो बी और ए के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, आप बताइए। कहोगे सर यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, इस पर ड्रॉ करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे, ये होगी, इसे बोलेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस। ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें निकालना है, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कितना एंगल है, ये एंगल आपका होगा 45 होगा, तो इसका कितना कंपोनेंट बताओ। ये वेलोसिटी क्या आएगी, ये तो वेलोसिटी आपकी आएगी 10√2 आएगी। ये जो वेलोसिटी क्या आएगी 10√2 आएगी ना, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या आएगी 10√2 आएगी। आई थिंक मेरी बात समझ गए आप, ठीक है बेटा। तो आपने कहा कि ये जो वेलोसिटी है ये 10√2 है, और यहाँ जैसे पहुँचेगा, ये जो टाइम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होगा, उसी टाइम पर तो बी बोलेगा ये क्या है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हमें टाइम टी निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, अगर ये डिस्टेंस आपको मिल जाए और ये स्पीड तो आपको दी गई है, तो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका है ना ये, तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड अगर दोनों मिल जाए तो हम टाइम निकाल लेंगे हम। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा उसको बताइए। अब बेटा देखो ये कितना डिस्टेंस आपका, ये 100 है ना आपका, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 100 है। ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपका हाइपोटेनियस क्या आपका है, ये बन गया आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन जाएगा 45 ये। तो ये 100 का कंपोनेंट इस पर कितना लोगे, कितना आ जाएगा, तो 100 cos 45, 100 cos 45। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 100/√2। ये हो जाएगा डिस्टेंस कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा डिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात समझ गई, ये पूरा डिस्टेंस निकल गया। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकल गया 100/√2, वेलोसिटी क्या है 10√2 है, फिर टाइम निकल, तो बेटे ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। तो टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना दी गई है बेटे 100/√2, और स्पीड क्या है, स्पीड आपका है अपॉन 10√2 है, ऊपर जाएगा तो 100/√2 इंटू 10√2 ये ना, तो 100 अपॉन क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5 सेकेंड। आई थिंक ये ऑप्शन आपका सही 5 आर होगा, आर निकालने हम सब कुछ किलोमीटर में रख रहे हैं, ये आपका आर होगा। तो आई थिंक ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव इन 2D में डिस्कस करते हैं। आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको
किसी में डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछना बेटा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक आप समझ गए मैंने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, ठीक है बेटा जी। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है। ओके, इट्स ऑल राइट, थैंक यू।